हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचारी और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको बताया, केमिस्ट्री और इंग्लिश को तुम लोग फोड़ चुके हैं ना। केमिस्ट्री में तो मिलके ही फोड़ा था। अब बारी है फिजिक्स की। देखो बेटा, एक बात सच बता देता हूँ कि जो आपके 4-5 मेजर एग्जाम है ना, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, उनमें जनरली आपका फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड आता है। उस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। फिजिक्स के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड वन शॉट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी है। अब बच्चे हैंग हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सर ग्राफ करवा दो, न्यूमेरिकल्स करवा दो, डेरिवेशन करवा दो। इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बच्चों के आ रहे हैं। तो आप सभी की रिक्वेस्ट पर ही आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ग्राफ, है ना। अब तुम्हें लग रहा हो वाह यार आज सर पढ़ाएंगे मजा आएगा, बट मेरा थोड़ा सा फिजिक्स में हाथ ढीला है। तो हमारे यहाँ पर हमारे शहर में फिजिक्स के धुरंधर हैं नवनीत भंडारी सर, और बहुत फोर्स किया है मैंने उनको। मतलब कई दिन रेगुलर बोला यार प्लीज करवा दो। फेस रिवील करते हैं और थोड़ी देर में सर से ही मिलवाऊंगा मैं आप लोगों को। ये हमारे भंडारी सर है जो फोटो में दिखाई दे रहे हैं, और ये हमारे भंडारी सर है जो आपको रियल में दिखाई दे रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको सही बता रहा हूँ यार कि जो आपके सर है लिटरली बहुत ज्यादा आपके फिजिक्स को एग्जाम को लेकर वरीड है यार। मुझे लगता है कि शायद तुमको इतनी टेंशन नहीं होगी तुम्हारे एग्जाम की जितनी सर को है। सर पिछले 3 दिन से मुझे कंटिन्यूसली कॉल कर रहे हैं, सर आप 3 दिन स्कूल मत जाओ, जो भी आपका लॉस होगा सर मैं बियर करूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चों के लिए कंटेंट तैयार करो सर। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज हम ग्राफ्स का एक पूरा का पूरा डिटेल लेक्चर लेकर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ग्राफ आपको कल दिखेगा ना, मतलब 20 तारीख को जो भी आपको ग्राफ दिखेगा, कोई भी ऐसा ग्राफ नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ये मैं वादा करता हूँ। हम मिलकर, मैं और भरत सर, आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे कि आप 35 में से 35 बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। तो स्क्रीन अभी भंडारी सर के नाम है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी। और अब आज से रेगुलर सर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाने वाले, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको फिजिक्स में कहाँ पर डर लग रहा है। स्क्रीन इज योर सर। थैंक यू सर। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है नवनीत भंडारी। पिछले 8 साल से अपने करनाल शहर को मैं सर्व कर रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। कई सारे बच्चे हैं जो अपने 90, 95, 100% तक स्कोर कर चुके हैं अपने फिजिक्स में। कई बच्चे NIT, IIT, IIIT बहुत जगह सिलेक्शन है, लेकिन ऑफलाइन शेड्यूल में इतना बिजी था मैं, और ऑनलाइन की तरफ कभी ध्यान गया नहीं है। तो सर ने मुझे बोला कि क्यों ना ऑनलाइन एक स्टार्टअप लिया जाए। तो सर के चैनल पर मैं आज आपको ग्राफ से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे दूर करने वाला हूँ, राइट। अगर आपको इन चैप्टर्स की डिटेल वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वन शॉट पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे पर्सनल चैनल का लिंक भी मैं सर से डलवा दूंगा, तो आप वहां पर जाकर डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो ग्राफ सामने आएगा पूरा का पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि किस ग्राफ को बनाने का क्या सीन है और कैसे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, राइट। अब आप देख पा रहे हो ये जो ग्राफ है ये, और हाँ, ये जितने भी मैंने डायग्राम्स उठाए हैं बच्चों, ये सारे के सारे NCERT में से ही उठाए हैं, राइट। 2-4 मैं एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है लेकिन NCERT में कहीं नहीं है, राइट। तो ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। अब शक्ल देख के पहचान गए होंगे कि सर ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझे, यहाँ पर ये जो वेव है, देखो यहाँ पर दे रखा है कि वेव जा रही है Z डायरेक्शन में, राइट। वेव जा रही है Z डायरेक्शन में, और यहाँ पर है X एक्सिस और ये बना रखा है Y एक्सिस। अब 2 मिनट के लिए इस फिगर को भूल जाओ। हमने इसको मतलब स्टिक नहीं रहने की यार ये डायग्राम का रट्टा मार लेना। मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ EM वेव निकालनी हो बच्चों, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ EM वेव निकालनी हो तो उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू डायरेक्शन वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू डायरेक्शन वेक्टर ऑफ EM वेव। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलता हूं बच्चों कि मान लो कि कोई EM वेव को X एक्सिस में प्रोपेगेट कराना है, तो मैं ये बनाऊंगा X एक्सिस इस तरह से, राइट। उस डायग्राम को 2 मिनट के लिए भूल जाओ क्योंकि हमने रटना नहीं है यार। हाँ, इतनी समझ के लिए ठीक है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, बट हाँ हम इसको क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है EM वेव Y एक्सिस में जा रही हो, राइट। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन बनाई, दिस इज डायरेक्शन ऑफ EM वेव, और ये मैं बोल रहा हूँ कि X एक्सिस में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहाँ पर इस तरह से ये मैंने बना दिया Y एक्सिस और ये बना दिया मैंने Z एक्सिस। अब EM वेव के अंदर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करता है भैया, तो परपेंडिकुलर तो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में बना देता हूं यहाँ पर ऐसे, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं ऐसे।
कुछ ऐसे, राइट। और जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैक्सिमम है, जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैक्सिमम है, जिस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, उसी वक्त मैं दिखा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम है, राइट। इससे एक चीज पता लग रही है कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बेशक परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन उनके बीच का जो फेज डिफरेंस रहने वाला है वो जीरो रहने वाला है। सेम टाइम पर मैक्सिमम है और सेम टाइम पर जीरो है, राइट। इस तरह से ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। चलो एक ही मार्कर यूज कर लेते हैं यहाँ पर, इस तरह से, क्यों टाइम खराब करे इसमें, कुछ ऐसे देखो। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर की तरफ ई वेक्टर ही बनाना है और नीचे की तरफ बी वेक्टर ही बनाना है। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि ई क्रॉस बी, देखो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखो ई वेक्टर, राइट हैंड पाम रूल, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तभी थंब मेरा एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है बच्चों, राइट। अगर मैं ऊपर की तरफ बी वेक्टर बनाता, नीचे की तरफ ई वेक्टर बनाता, तो ये बात तो सेटिस्फाई रहती, ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ये बात तो सेटिस्फाई रहती, लेकिन ये ऊपर वाली बात सेटिस्फाई नहीं होती, राइट। तो कभी भी अगर आप ईएम वेव का ग्राफ बनाओ बच्चों, तो ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको लगेगा कि आप सही बना कर आए हो, लेकिन हाँ, ई क्रॉस बी मस्ट गिव डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव एंड ई वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तभी आपका डायग्राम सही माना जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं इसमें, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, राइट। तो इस तरह से अगर मैं आगे चलता हूँ, अगला ग्राफ हमारे पास सेमीकंडक्टर से हमारे पास ग्राफ आ गए। तो चलो, जैसा कि इस स्लाइड के अंदर डाला हुआ है मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगा। सेमीकंडक्टर में आपको पता है बच्चों कि सेमीकंडक्टर में हम प्योर सेमीकंडक्टर्स को पढ़ते हैं सबसे पहले चैप्टर की बिगिनिंग में। और प्योर सेमीकंडक्टर का अगर मैं सीधा सा खेल बताऊं, जैसे कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यू नो दैट। और अगर मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूं, यहाँ पर सिलिकॉन का मैंने क्रिस्टल बनाया कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे हो इसको। अब सिलिकॉन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और आप केमिस्ट्री में भरत पंचाल सर जी से पढ़ रहे हो, तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर एज कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई जब टेम्परेचर है 0 केल्विन, बहुत ही लो टेम्परेचर, तो ये जो इस बॉन्ड के अंदर बेसिकली क्या, देखो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कलर हम यूज करते हैं यहाँ पर ब्लैक। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 0 केल्विन पर उनको बाहर से कोई एनर्जी तो मिलेगी नहीं। अरे अगर बॉन्ड तोड़ना है, अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है, उसको क्या चाहिए? उसको बाहर से एनर्जी चाहिए भैया, लेकिन एनर्जी तो यहाँ पर मिलेगी नहीं अगर कोई टेम्परेचर ना हो, टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो। तो इसलिए ना आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पर कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, राइट, जब टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो जो वैलेंस बैंड है विच इज लो एनर्जी बैंड, where all the electrons are present which are continuously revolving around the nucleus and only participate in covalent bonding, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है आपको कहाँ नजर आ रहे होंगे? यहाँ पर वैलेंस बैंड के अंदर नजर आ रहे होंगे। और कंडक्शन बैंड जो है, जहां पर आपको एक्साइटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वहां पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाए, ड्रॉ वैलेंस एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ सेमीकंडक्टर व्हिच इज प्योर एट 0 केल्विन, तो इस बात का ध्यान रखना कि ऊपर की तरफ किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाना। इट इज ऑलवेज एम्प्टी व्हेनेवर टेम्परेचर इज वेरी लो, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और कोवेलेंट बॉन्ड जब थर्मली ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन करके बाहर निकल जाएगा, राइट। और तभी हमको वो एक्साइटेड और फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां देखने को मिलेंगे, राइट। तो आई होप आपको ये डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। देखिए एक एक डायग्राम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम, ऐसा नहीं कि मैं आऊंगा ग्राफ समझाऊंगा और ये एक्स वाई बताकर चला जाऊंगा, पूरा पोस्टमार्टम चलेगा यहाँ पर, राइट। किसी बच्चे का 1 नंबर भी कहीं नहीं कटना चाहिए यार। अब जब अगला डायग्राम में देख रहा हूं, देखो यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, यहां पर भाई ये इसका एक बार थीम पढ़ते हैं। इसका थीम है डिफरेंस बिटवीन एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स। अब ये बात तो सबको पता है यार कि जो इंसुलेटर्स है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या? इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, दे आर नॉट इवन फ्री टू मूव व्हेनेवर यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। और अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर्स की, अरे कंडक्टर्स को तो हल्की सी वोल्टेज दो, इलेक्ट्रॉन दौड़ा चला जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, आपको पता है ये बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा था, राइट। तो हमेशा देखो इलेक्ट्रॉन कितनी जल्दी वैलेंस बैंड छोड़कर कंडक्शन बैंड में जाएगा,
ये बात डिसाइड करेगी कि एक्चुअल में एनर्जी गैप कितना है, इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देकर फ्री करना है, राइट। अगर मैं यहां पर देखूं, इस डायग्राम में देखो आप ध्यान से, जैसे कि पर्टिकुलर ये वाला डायग्राम मैं आप सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर ना अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करें, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करें, यहां पर एनर्जी गैप बच्चों दे रखा है कितना, देखो यहां पर एनर्जी गैप दे रखा है, यहां पर एनर्जी गैप दे रखा है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत ज्यादा एनर्जी है भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, ये तो कुछ कार्बन जैसा केस बन रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस में, लेकिन है नहीं सेमीकंडक्टर बिल्कुल भी। तो इंसुलेटर के केस में भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंसुलेटर के केस में हमेशा जो एनर्जी गैप मिलेगा आपको वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा मिलेगा, यानी कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स और टू मेक इलेक्ट्रॉन्स फ्री, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर की, यार सेमीकंडक्टर के अंदर ना जो एनर्जी गैप है, कंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर मैं लिटिल बिट आइडिया दूं आपको, सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप होता है तकरीबन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, कई बुक्स में 1 है और कई बुक्स में 1.1 है। तो सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी गैप होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मतलब हाँ इतनी एनर्जी तो उसको हीट एब्जॉर्ब करके ही मिल जाएगी, राइट। और अगर मैं बात करता हूं जर्मेनियम की, जर्मेनियम इज क्वाइट बेटर सेमीकंडक्टर एज कंपैरिजन टू सिलिकॉन। जर्मेनियम के लिए यही एनर्जी गैप बच्चों कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्लियर है बात अपने को ये वाली। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस बता दिया मैंने कि भाई सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन इंसुलेटर, क्योंकि हाँ टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात अपने को ये वाली। चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कंडक्टर्स के केस में, भाई कंडक्टर्स में तो ओवरलैपिंग हो रही है। ध्यान से देखो जरा, कंडक्टर्स में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। कंडक्टर्स में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, देखो ध्यान से। तो कंडक्टर्स में ओवरलैपिंग एक सिंपल सी वजह यार कि आपको भाई बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फ्री है, आपको तो सिर्फ बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस देना, वो इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा। जैसे ही हवा चलाओगे पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर लेगा और चल पड़ेगा। क्लियर है बात अपने को। तो ये जो डिफरेंस है भाई, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठाकर देखोगे तो शायद 4-5 बार पूछा गया है। डिफरेंशिएट बिटवीन एन टाइप, पी टाइप एंड दैट एन टाइप पी टाइप की बात कर रहा हूँ। डिफरेंशिएट बिटवीन सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी डायग्राम। क्लियर है बात। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बच्चों। आगे चलते इससे, अगला डायग्राम क्या है भाई, अगला डायग्राम भी देखने लायक है। अगले डायग्राम में वही चीज लिखी हुई है जो मैं आपको इससे पिछले ग्राफ में बता रहा था, देखो ध्यान से। नाउ दिस इज अगेन ग्राफ टेकन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, ओके। और इस ग्राफ में क्या बताया बच्चों, देखो यहां पर जो ए फिगर है वो ये बता रही है, नाउ टेम्परेचर इज 0 केल्विन एंड यू हैव टू प्लॉट, यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू मेक एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर अ सेमीकंडक्टर एट लो टेम्परेचर। यू कैन क्लियरली सी भाई कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी, ये तो मैंने बनाया, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड विच इज लो एनर्जी स्टेट। क्लियर है बात अपने को। और यहाँ पर दूसरा जो डायग्राम है, दूसरे डायग्राम में जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन हाँ वो 0 केल्विन तो नहीं है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया, आप देख पा रहे हो जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर वैलेंस बैंड में बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए और कहां पर चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। कंडक्शन बैंड में चले गए मतलब नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इजी टू मूव, नंबर डेंसिटी बढ़ गई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है। तो ये डायग्राम भी कहीं ना कहीं पिछले डायग्राम से लिंक हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर की। आगे चलते हैं इससे। अब इसके बाद ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोल सकते हो डायग्राम में, एग्जाम में कई बार पूछा है भाई, ये चीज भी देख लो जरा, ये चीज भी देख लो, आसान है बिल्कुल। आपको पता है यार, अब तक जो मैं जो ग्राफ बना रहा था या जो डायग्राम थे सामने, वो प्योर सेमीकंडक्टर के थे। आपको पता है यार पेंटावैलेंट कैसे बनाते हैं और अपना पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, पी टाइप में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, है ना। डोपिंग करोगे तो पी टाइप और एन टाइप ऑब्टेन कर सकते हो भाई। ये बात आपको सबको पता है यार कि अगर मैं बात करूं पी टाइप की, अरे पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर मैं बात करता हूं एन टाइप की, अरे एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, राइट। अब मुझे भाई ग्राफ जो बनाना है ना, वो बनाना है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, राइट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां पर इस 14.9 में क्या मेंशन है, जो ए डायग्राम है मतलब ये वाला,
ये तो डायग्राम बना रखा है इन्होंने किसका, एन टाइप का, एन टाइप सेमीकंडक्टर का, राइट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में ना, और टेम्परेचर भी क्या, ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक तो एन टाइप है यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे, और एक और चीज टेम्परेचर भी क्या है, 0 केल्विन से ज्यादा है बच्चों। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो इसका मतलब कंडक्शन बैंड खाली तो नहीं रहने वाला है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने बेसिक सी वही डायग्राम लाने, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में ही फालतू इलेक्ट्रॉन्स है। देखो कंडक्शन बैंड में फालतू इलेक्ट्रॉन्स है। और आप देख पा रहे हो एक चीज और जो यहाँ पर मेंशन करने लायक है कि वैलेंस बैंड में सिर्फ एक होल है, वैलेंस बैंड में सिर्फ एक होल है, लेकिन कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर एज कंपैरिजन टू नंबर ऑफ होल्स। क्लियर है बात अपने को। अब यहां पर एन टाइप में एक चीज का ध्यान रखना होता है अपने को, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, राइट। तो यहां पर हम एक और एडिशनल यहां पर एक एनर्जी लेवल बनाएंगे जो कि जस्ट बिलो होगा किसके, कंडक्शन बैंड के। और उस एनर्जी लेवल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर डोनर एनर्जी लेवल, राइट। और एक चीज और, डोनर एनर्जी लेवल जो होगा इट इज वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, राइट। और कंडक्शन बैंड और डोनर एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। अगर मान लो कोई भी डोनर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑलमोस्ट फ्री है, उसको बाहर से जस्ट माइन्यूट सी एनर्जी चाहिए और वो क्या एग्जैक्टली फ्री हो जाएगा। क्लियर है बात अपने को। अब ऐसे ही अगर मैं डायग्राम बनाता हूं किसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, एंड टेम्परेचर इज अगेन ग्रेटर देन 0। क्लियर है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखो, अगर ये पी टाइप है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों नंबर ऑफ होल्स मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हिसाब पता लग रहा है देखकर। देखो पहली बात तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई अपने को कि भाई यहाँ पर जो ये वाला रीजन है, जो कंडक्शन बैंड वाला रीजन, ये खाली तो नहीं रहने वाला, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के नाम पे 1-2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दो यहाँ पर। अब नंबर ऑफ होल्स देखो कितने ज्यादा है। नंबर ऑफ होल्स ज्यादा क्यों हो गए, क्योंकि ये कौन सा सेमीकंडक्टर है भाई, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव जो इंप्योरिटीज है, पॉजिटिव चार्ज जिसको बोलूंगा मैं, वो ज्यादा होगा, होल्स ज्यादा होंगे इसके अंदर, राइट। और होल्स ज्यादा है, यहाँ पर जो एडिशनल आपने लेवल बनाना होता है वो बनाना होता है एक्सेप्टर लेवल। होल्स का काम है एक्सेप्ट करना, राइट। तो एक्सेप्टर लेवल कहां पर आपको मिलेगा, एक्सेप्टर लेवल आपको मिलेगा बिल्कुल होल्स के पास, राइट। एक्सेप्टर लेवल कहां पर मिलेगा, बिल्कुल होल्स के पास। होल्स के पास का मतलब बिल्कुल वैलेंस बैंड के ऊपर। और अगेन ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है एक्सेप्टर लेवल और वैलेंस बैंड का, ये भी बच्चों कितना होगा, 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। तो एक ही कंफ्यूजन बच्चे को होती है हमेशा कि यार एन टाइप और पी टाइप का बनाना आ गया डायग्राम, लेकिन बच्चा ये भूल जाता है यार डोनर किसमें और एक्सेप्टर किसमें है, राइट। होल्स खाली है, अरे होल्स खाली है तो होल्स क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। अगर मान लो मैं बस में जा रहा हूं, मेरे साथ वाली सीट खाली, तभी तो मैं किसी को एक्सेप्ट कर सकता हूं कि आओ बैठ जाओ, राइट। तो होल्स खाली है तो होल्स के पास होगा एक्सेप्टर लेवल, और इलेक्ट्रॉन्स फालतू है तो वो क्या कर सकता है, डोनेट। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फालतू होंगे तो क्या होगा वहां पर, डोनर लेवल। तो ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ एक चीज और है यार, लेक्चर फुल फ्लो में चलेगा। आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है यार, तो मैं इंस्टाग्राम पे आपके डाउट्स ले सकता हूँ, NB सर ऑफिशियल के नाम से आप मुझे वहां पर DM कर सकते हैं, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, भरत सर और मैं जी जान लगा देंगे, ठीक है, लेकिन कंटेंट पूरा पहुंचाएंगे आप तक। क्लियर है बात, ओके। तो आगे ग्राफ पर चलते हैं। अगला ग्राफ कौन सा है, अब ये वाला ग्राफ भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में ना यार कुछ बातें हैं जो मैं आपसे पर्सनली बताना चाहूंगा, जो बच्चा कॉमन एरर करता है। ग्राफ को यार याद तो कोई भी कर सकता है, लेकिन याद कर वो कभी भूले ना, उसके लिए लॉजिक चाहिए। अब आप देख पा रहे हो यार यहाँ पर जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है सेमीकंडक्टर में से, और ये पीएन जंक्शन का हमने ग्राफ बना रखा है, और पीएन जंक्शन को 2 केसेस में ले रखा है। यहाँ पर जो पी है, पी जब पॉजिटिव से कनेक्टेड है यानी कि हाई पोटेंशियल से, तो यहाँ पर हो रखी है फॉरवर्ड बाइसिंग, है ना। जब P पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पर हो रखी है फॉरवर्ड बाइसिंग, और जब ये P नेगेटिव से कनेक्टेड है मतलब कि लो पोटेंशियल से, यहाँ पर हो रखी है रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स का अपने को लॉजिक समझ आया। अब फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में यार क्या होता है, देखो फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में
जब आप, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। देखो एक्चुअल में जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है बच्चों, जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने पी को जब एन टाइप से कनेक्ट करा, सपोज दिस इज माई पी एंड दिस इज माई एन टाइप, राइट। आपको पता है यार पी में से होल्स और एन में से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अट्रैक्शन की वजह से कह लो आप। और यहाँ पर ना एक रीजन बन जाएगा इन मिडल, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करनी स्टार्ट कर देंगे। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं भाई, इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, है ना। इस डिप्लीशन लेयर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में नहीं है, कोई होल फ्री स्टेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल्स यहाँ से, और आपस में उन्होंने क्या कर ली, कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली। अब ना यहाँ पर जो समझने वाली चीज है यार वो ये है कि यार पी से शिफ्ट हुए होल्स और एन से शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो एन जो है वो स्लाइटली क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और पी स्लाइटली बन जाएगा नेगेटिव। अब पी के स्लाइटली नेगेटिव होने की वजह से, पी के स्लाइटली नेगेटिव होने की वजह से जो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आ रहे थे वो आ नहीं पाएंगे। एन के स्लाइटली पॉजिटिव होने की वजह से जो यहां से होल शिफ्ट हो रहे थे वो हो नहीं पाएंगे, और यहां पर एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट को चलाता है, यह पोटेंशियल बैरियर है कि ये फर्दर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स का जो डिफ्यूजन हो रहा था, एक दूसरे की तरफ जा रहे थे, उसको उन्होंने रोक दिया, इसलिए बोल दिया बैरियर। बैरियर का मतलब बैरिकेटिंग कर दिया भाई इसने। अब सो सॉरी, अब यहां पर ना अगर मैं सर्किट को दोबारा से बनाऊं, देखो यार ये ग्राफ वाली वीडियो ना वैसे तो 15 मिनट में खत्म की जा सकती है, लेकिन हम चलेंगे डिटेल में। आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी, मतलब जो भी आपके एक्स्ट्रा डाउट होंगे, शायद कोशिश करूंगा कि इसी में ही आपके कवर अप कर सकूं। क्लियर है? तो देखो क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ यहां पर। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये पी है, पी स्लाइटली नेगेटिव हो गया, है ना, और यहां पर एन, एन स्लाइटली क्या हो गया भाई, पॉजिटिव हो गया। और यहां पर आपने ये मत भूलो कि पी को किससे कनेक्ट कर रखा है, पी को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, और एन को किससे कनेक्ट कर रखा है बच्चों, एन को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। अब जब यहां पर पोटेंशियल बैरियर मैं बोलता हूं कि भाई यहां पर अगर मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बस, यहां पर पोटेंशियल बैरियर अगर मान लो 2 वोल्ट का है, हालांकि 2 वोल्ट का नहीं होता, लेकिन एग्जांपल के तौर पे जस्ट, तो ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर है, और मैंने बैटरी जो सप्लाई करी या मैंने जो सेल लगाया वो लगाया 0.5 वोल्ट का। यार सेल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगना है, सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगना है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पोटेंशियल बैरियर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे लग रहा है। अब आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो यार बहुत कम है, अगर आप देखो आप तो 0.5 वोल्ट से आप धकेलना चाह रहे हो वर्क डन करके, लेकिन पोटेंशियल बैरियर का 2 वोल्ट बहुत कम, 4 गुना कम है। तो क्या होता है, जब भी आप ग्राफ लोड करते हो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में, तो ग्राफ जो है इनिशियल वोल्टेज इस पर 0 रहता है, करंट की वैल्यू, करंट मतलब आप बढ़ाना स्टार्ट करते हो, आप इधर से वोल्टेज को तो बढ़ा रहे हो, लेकिन इनिशियली आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती करंट की। तुमने ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तुमने स्कूल में भी किया होगा, एग्जामिनर ने जरूर करवाया होगा आपसे, अगर आपने प्रैक्टिकल दिए हैं तो। अगर आपकी सेटिंग थी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब इस बात को देखो ध्यान से जरा, अब आप इस चीज को लिंक कर पाओगे। जो फॉरवर्ड बायसिंग वाला ग्राफ है, यहाँ पर जो हमने ना इस रीजन में, इस यहाँ पर एक्स एक्सिस में बच्चों, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस में क्या ले रखा है, हमने ले रखा है वोल्टेज। ये वोल्टेज कौन सी है, ये वोल्टेज हमारी है जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है? शुरू की कुछ वैल्यूज पर ना देखो, शुरू की कुछ वैल्यूज पर कुछ भी नहीं है करंट की वैल्यू। देखो वोल्टेज तो मैं सप्लाई कर रहा हूं इस रीजन में, वोल्टेज तो क्या है, नॉन जीरो, बट यहां पर करंट क्या है, 0, और रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। बिफोर दिस लाइन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, वेरी हाई रेजिस्टेंस है, क्या समझे, और वोल्टेज नॉन जीरो है। क्लियर है? इसके बाद ना जैसे ही मान लो, अब ये डायग्राम मैंने रब कर दी, लेकिन जैसे ही मान लो जैसे 2 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर था, जैसे ही मैं 2 वोल्ट को क्रॉस करता हूं, मैंने यहाँ पर वोल्टेज को करते 2.1 वोल्ट, मुझे लिटिल बिट करंट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अब मेरा जो लगाने वाला फोर्स है वो पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स में हलचल आएगी, मूव करने लगेंगे, राइट, तो थोड़ा थोड़ा करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो 0.6 पर हल्का सा करंट मिलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे मैं वोल्टेज को और बढ़ाऊंगा, तो फिर जैसे ही वोल्टेज और बढ़ाओगे आप, क्योंकि अब आप पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा वोल्टेज दे चुके हो, एक फ्लो बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, जो कि सर्किट में
रिवॉल्व करने लगेगा, एक मूवमेंट देखने को मिलेगी पी से एन की तरफ, और फिर आपको सडनली शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा कहां पर, करंट की वैल्यू में। और ये वोल्टेज जिस पर आपको शार्प इंक्रीज देखने को मिल रहा है भाई, इसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज। क्लियर बात अपने को, इसको बोलते हैं हम नी वोल्टेज। और इस वक्त यहां पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी लो, राइट। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी लो, बहुत कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम डायनामिक रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर सेमीकंडक्टर्स में हम डायनामिक रेजिस्टेंस निकालते होते हैं। चेंज इन वोल्टेज तो बहुत कम है, लेकिन चेंज इन करंट तो बहुत ज्यादा है, राइट। जो चीज आपने समझनी है यहां पर, और जो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है बच्चों कि जो फॉरवर्ड वोल्टेज होती है ना, बहुत कम होती है। देखो फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत कम है। फॉरवर्ड वोल्टेज अगर आप बनाओगे तो फॉरवर्ड वोल्टेज क्या बनाओगे, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, राइट। और जो करंट मिल रहा है आपको वो मिली एम्पियर्स में मिल रहा है भाई, करंट मिल रहा है आपको मिली एम्पियर्स में। होप आपको पूरी स्क्रीन विजिबल होगी। करंट आपको मिल रहा है यहाँ पर मिली एम्पियर्स में, वोल्टेज है 0.1, 0.2, 0.3, कुछ ऐसे। क्लियर है? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है लिंक करनी आपस में, बहुत ज्यादा जरूरी है लिंक करनी, राइट। बहुत कम वोल्टेज, करंट बहुत ज्यादा। रिवर्स बाइसिंग की बात कर लेते हैं बच्चों। रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या है। अब रिवर्स बाइसिंग में देखो क्या होने वाला है। रिवर्स बाइसिंग में आपने पी को कनेक्ट करा, आपने भाई साहब पी को कनेक्ट कर दिया किसके साथ, नेगेटिव के साथ। एन को कनेक्ट कर रखा है किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, राइट। और आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करो। पी के अंदर देखो, मैं इसको डायग्राम को यहां फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। अगर आप देखो पी के अंदर तो बहुत ज्यादा होल्स है, इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम है, ये पी है। और एन के अंदर क्या है भाई, एन के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स बहुत कम है ना। मेजॉरिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। जैसे आपने इसको पी को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव से, और एन को किससे कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव से। एक रफ सर्किट बना रहा हूं, प्लीज इसको सीरियसली मत लेना कि हाँ यार सर्किट हम ऐसा बनाए। रफ सर्किट से समझाने के लिए, मेरा मेन मोटिव ग्राफ समझाना है, तो ग्राफ को समझाने में आया हूं। सर्किट को लेकर जज मत करना भाई। सर्किट अगर देखना है तो डिटेल सोल्यूशंस पर जाओ, वहां पर आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि कैसे बनाना है और क्यों बनाना है और क्या चीजें जरूरी है। आप सुनो तो अब होगा क्या, यहाँ पर होल्स इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि देख पा रहे हो आप बैटरी अपना काम करेगी। स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा रखी है अपने यहाँ पर। अच्छा ये वाली बैटरी जो है ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी। मतलब कि जो वोल्टेज आप रिवर्स बाइसिंग में देते हो वो फॉरवर्ड बाइसिंग से बहुत ज्यादा होती है। रिवर्स बाइसिंग की वोल्टेज फॉरवर्ड बाइसिंग की वोल्टेज से बहुत ज्यादा होती है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी यहाँ पर ये बात बच्चों को शायद पता भी नहीं होती कई बार। क्लियर है? अब मैं वोल्टेज को धीरे धीरे इतना बढ़ा दूंगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने इस रीजन में, ये वाला रीजन कौन सा है बच्चों, ये वाला रीजन है आपका डिप्लीशन लेयर। इस रीजन में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है, हमने वोल्टेज को इतनी वैल्यू दे दी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स यहां निकल गए, होल्स यहां निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां, मतलब सॉरी, होल्स यहां निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स यहां निकल गए, और सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, एक फ्लो स्टार्ट हो गया। किसका फ्लो स्टार्ट हो गया, चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गई। इसलिए ब्रेक होने की वजह से हमने यहां पर नाम दिया, देखो हमने यहां पर नाम दिया इस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज, राइट। तो शुरू में देखो क्या, शुरू में आपको फीबल करंट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल माइन्यूट सा करंट देखने को मिल रहा है। ये माइन्यूट सा करंट कौन सा है, ये माइन्यूट सा करंट वो है जो आपको शुरू में इनिशियली होल्स और इलेक्ट्रॉन के खिसकने से मिला, राइट। और बाद में एक ऐसी वैल्यू पर जहां पर आपको ट्रेमेंडस इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये जो इंक्रीज मिल रहा है, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से मिल रहा है भाई। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। तोड़ा है ना, दिल तोड़ दिया तुमने, यानी कि तुमने बॉन्ड्स तोड़ दिए यहाँ पर, और वो क्या है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है? और जैसे कि मैं आपको बता रहा था डिफरेंस देखो भाई, अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या थी, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, लेकिन यहाँ पर क्या है 100, 80, 60। देख रहे हो डिफरेंस कितना ज्यादा है। और बदले में जो करंट मिल रहा है वो भी तो माइक्रो एम्पियर में मिल रहा है। बच्चे ये गलती करके आते हैं, ऊपर लिखाते हैं एम्पियर, नीचे लिखाते हैं एम्पियर। भाई साहब ऊपर है मिली एम्पियर, फॉरवर्ड करंट मिलेगा मिली एम्पियर में, रिवर्स करंट किस में मिलेगा, माइक्रो एम्पियर में। इन डिटेलिंग्स पर जाना है यार। कई बार बच्चा बोलता है पेपर तो सर सारा करके आया, फोड़ डालूंगा, सब कुछ बढ़िया अच्छे से अटेम्प्ट करके आया हूं, लेकिन भाई साहब किसी भी दीदी भैया की वीडियो देख लेगा और वहां पर ये चीजें मेंशन नहीं होगी
कि माइक्रो एम्पेयर लेना है कि मिली एम्पेयर लेना है, और फिर भाई साहब वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। इसलिए यार कंटेंट पढ़ो, रियल कंटेंट, इस चैनल से रियल कंटेंट मिलने वाला है आपको। क्लियर है बात ये वाली? चलो जी आगे चलते हो। ये देखा डायग्राम लग रहा है, कुछ जाना पहचाना डायग्राम लग रहा है, शायद इसको रेक्टिफायर बोलते हैं। अब जल्दी से मुझे बताओ ये कौन सा रेक्टिफायर है? अरे तुम बताओगे कैसे, लाइव क्लास तो चल नहीं रही। तो यहाँ पर ये रेक्टिफायर है भाई। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? ये एक अल्टरनेट वोल्टेज को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक अल्टरनेट वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, वेरिएबल डायरेक्ट वोल्टेज में। अब इसका जो वर्किंग है, जो इसका कंप्लीट मतलब सेटअप प्रिंसिपल, वो सारा कुछ जो है डिटेल सॉल्यूशन में आपको मिलेगा भैया। यहाँ तो ग्राफ समझाए जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका प्रिंसिपल जो यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ डायोड है। जब भी डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा तो कंडक्ट कर जाएगा, रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट नहीं करेगा। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा? रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज देनी पड़ेगी भैया। तो अब यहाँ पर जब आप वोल्टेज देते हो कुछ ऐसी, तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलती है? कुछ ऐसी, क्योंकि यहाँ पर डायोड ने कंडक्ट किया, यहाँ पर नहीं कंडक्ट किया। यहाँ पर वो फॉरवर्ड बाइसिंग में था, यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग में था। यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग में आया, यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग में आया। तो एक बार कंडक्ट कर रहा है और एक बार कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर बात अपने को ये वाली? तो इस तरह से हम एक हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। अच्छा यार, अगर आपको ना यार वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस वीडियो का कोई भी मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे टैग कर देना यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम चल जाएंगे, मतलब यूट्यूब पर काम बन जाएगा अपना। क्योंकि यार जनरली मैं ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ, बट हाँ यार ये ऑनलाइन में मुझे मजा आने लगा है। वीडियो बेशक 15-20 मिनट की, लेकिन मजा आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, तो एनबी सर ऑफिशियल यूट्यूब अपना इंस्टाग्राम पे सर्च करो, टैग कर दो मुझे एक वीडियो में। और हाँ, मैं बात कर रहा था, देखो एक ट्रिक देता हूँ आपको। देखो भरत पंचाल सर की तरह मैं भी बहुत रईस आदमी हूँ, राइट? तो मेरी ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरी एक एफडी है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा। मैं बहुत अमीर हूँ क्योंकि मेरी आरबीआई में एक एफडी है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कहानियां क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में, जब भी आप रिवर्स बाइसिंग करते हो पीएन जंक्शन की, तो डिप्लीशन लेयर क्या करती है बच्चों? इंक्रीज। रिवर्स बाइसिंग में हमेशा डिप्लीशन लेयर क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और एफडी मतलब फॉरवर्ड में क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार कि इंक्रीज कब करेगी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस, डिक्रीज कब करेगी? 1 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है, इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगी? फॉरवर्ड बाइसिंग कर दो, डिक्रीज हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग कर दो, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात अपने को? चलो आगे चलते हैं। इसी के बाद इसका बड़ा भाई आ गया हमारे पास। बड़ा भाई का नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा भाई? फुल वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसी साइकिल आपको देगा। इसको देखो जरा ध्यान से, इसको ध्यान से देखो। ये फुल वेव रेक्टिफायर का अपना सेटअप है, प्रिंसिपल वही है जो हाफ वेव का है। क्लियर है? यहां पर क्या मिलेगा? देखो ये इनपुट सिग्नल है, ये है इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल कौन सा? वही अल्टरनेट करंट वाला। लेकिन यहां पर क्या होगा? आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा भाई, आपको आउटपुट में मिल गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो D1 था ये फॉरवर्ड में था, D2 क्या था? रिवर्स में था। तो एक ने कंडक्ट करा और आउटपुट दे दी। दूसरा जो सिग्नल मिल रहा है, अब दूसरे में क्योंकि अल्टरनेट करंट है, जब ऊपर वाला पॉजिटिव से कनेक्टेड था तो नीचे वाला नेगेटिव से, अब क्या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये वाला कंडक्ट करेगा और आपको क्या दे देगा? एक और सिग्नल बनाकर दे देगा। अगले वाले में फिर से आपको कंडक्शन मिला, क्योंकि अब ऊपर वाला पॉजिटिव यानी कि फॉरवर्ड बाइस, नीचे वाला रिवर्स बाइस, और चलता रहेगा और आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट साइकिल मिल जाएगी। मजे की बात क्या है? फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। फ्रीक्वेंसी अगर पहले 50 हर्ट्ज थी तो अब कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज। पहले साइकिल 1 2, अब इतने में कितनी साइकिल बन रही है? 4 साइकिल्स बन रही है। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको हम निपटाते हैं। इसके बाद भाई साहब ये है फोटोडायोड। फोटोडायोड का डायग्राम कैसे बनता है? डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करेंगे फोटोडायोड को। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्यों रिवर्स बाइसिंग में कनेक्ट करते हैं भाई? ऐसा क्या है फोटोडायोड में? फोटोडायोड आपको लाइट की इंटेंसिटी चेक करके बताएगा। फोटोडायोड एक सेंसर है, नोट गिनने की मशीन में फोटोडायोड है, स्पीड जो आप चलान कटता है उसमें फोटोडायोड है, रोड पे हमने लगा रखा है कि आप इतनी स्पीड से क्रॉस करके गए, काउंटिंग मशीन जितनी भी होगी सब में फोटोडायोड है। मनी हिस्ट देखी होगी तुमने, मनी हिस्ट में जो सेंसर जो टेक्निक लगी होती है, यहाँ से लाइट गिर रही है वहां पर सेंसर लगा हुआ है, लाइट को ब्रेक कर दो, जैसी लाइट को ब्रेक करोगे इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, भाई साहब अलार्म बज जाएगा, गोलियां चल जाएगी, चक्कू चल जाएंगे। तो वहां पर हम हाई एडवांस टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड बाइसिंग को यूज कर फोटोडायोड को यूज कर सकते हैं।
फोटो डायोड एक्चुअल में रिवर्स बाइसिंग में यूज होगा, और रिवर्स बाइसिंग में हमने इसका नी वोल्टेज का कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे लाइट की इंटेंसिटी चेक करेंगे। देखो एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मैं लाइट की इंटेंसिटी चेंज करूंगा, मतलब हम क्या करेंगे, देखो यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर आप देख पा रहे हो बच्चों, इस जगह पर जैसे ही हम डिप्लीशन लेयर पर बाहर से शक्तियां गिराएंगे, एनर्जी गिराएंगे एचम्यू, और ये एचम्यू जो होगा ग्रेटर देन किससे होगा भाई, एनर्जी गैप से। एनर्जी गैप का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता है इसके पास। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ही टूटेंगे इलेक्ट्रॉन होल्स रिलीज हो जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन होल्स रिलीज होंगे वो रिस्पेक्टिवली पी और एन की तरफ मूव करेंगे। उस मूवमेंट से अपने को लिटिल बिट करंट देखने को मिलेगा। इंटेंसिटी हमेशा सैचुरेशन करंट डिफाइन करती है, चाहे तुम ड्यूल नेचर पढ़ लो, चाहे तुम सेमीकंडक्टर पढ़ लो, राइट। तो यहां पर अपने को I1 इंटेंसिटी के लिए जब 100 फोटॉन्स पर सेकंड गिरा रहे थे तो ये करंट मिला, लेकिन जब तुमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, एनर्जी को सेम रखा, फ्रीक्वेंसी को सेम रखा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले तो ये वाला सैचुरेशन करंट, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये वाला सैचुरेशन। इस तरह से भाई तुमको रिवर्स सैचुरेशन करंट मिलेगा। मत भूलना, ये नीचे आता है माइक्रो एम्पियर, ऊपर आता है मिली एम्पियर, ये है रिवर्स बाइसिंग वोल्टेज। तो आगे चलते हैं इससे। अब इसके बाद है यार ये बड़ा फेमस डायग्राम सोलर सेल का। सोलर सेल बेसिकली क्या है, देखो सोलर सेल को हम ना तो बैटरी से कनेक्ट करते, सोलर सेल तो यार खुद ही करंट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो सोलर सेल का जो ग्राफ बनता है भाई वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, पहली बात, ये बात ध्यान होनी चाहिए अपने को। और सोलर सेल में बेसिकली क्या है, देखो आपने पी को डायरेक्टली वायर से एन से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट, राइट। शॉर्ट सर्किट का मतलब यहां पर जो करंट होगा वो आपको देखो शॉर्ट सर्किटिंग से मिल रहा है, तो यहां पर मेंशन कर रखा है ISC। और क्योंकि सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर तो है नहीं, मतलब पीएन जंक्शन भी है बेसिकली एक फॉरवर्ड अपना ये सोलर सेल क्या है, नॉट बाइस्ड, किसी तरह की कोई बाइसिंग नहीं है। बस आपने क्या थिकनेस का ध्यान रखना है, एन की थिकनेस ज्यादा होती है, पी की थोड़ी सी कम होती है, लाइट रेडिएशंस गिराओ करंट मिलेगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ क्या होता है, कर्वी होता है। कर्वी ग्राफ का मतलब ये ओम्स लॉ को तो फॉलो करता नहीं है, राइट। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा भाई वो ऐसा मिलेगा, पॉइंट्स का ध्यान रखना। यहाँ पर जो वोल्टेज आप दे रहे हो ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब आपने वोल्टेज अप्लाई नहीं करी, वोल्टेज क्रिएट हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस खुद से क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन होल्स जब शिफ्ट हुए पोटेंशियल डिफरेंस गेट क्रिएटेड। दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किट करंट क्योंकि डायरेक्टली आपने पी से एन को कनेक्ट कर दिया, राइट, और ओपन सर्किट वोल्टेज क्योंकि वोल्टेज आपने दी नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ये, क्लियर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार सोलर सेल। आगे चलते हैं। अब जो ये ग्राफ है सो सॉरी, यहां पर मैंने एलईडी का डायग्राम ही बना रखा, सो सॉरी फॉर दैट, बट हाँ मैं आपको बता देता हूं कि एलईडी जो होती है ना वो हाईली डोप्ड होती है बच्चों, ठीक है। एलईडी हाईली डोप्ड होती है और एलईडी का जो सिंबल होता है, एलईडी में से रेडिएशंस निकलती है, तो ये एलईडी का सिंबल होगा, इसमें से रेडिएशंस निकल रही है एचम्यू एनर्जी की, क्लियर है बात अपने को। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एलईडी को हम फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करते हैं बच्चों। ग्राफ देखकर समझ गए होंगे, अरे ग्राफ देखकर साफ पता लग रहा है ये तो भाई नी वोल्टेज की बात हो रही है, क्लियर है बात अपने को। तो अगेन करंट, जो करंट मिलेगा वो मिली एम्पियर में मिलेगा, इस बात का खास ध्यान रखना है हमेशा। वोल्टेज मिलेगी फॉरवर्ड वोल्टेज, क्लियर है। अब जिस कलर की आप एलईडी बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप ब्लू कलर प्रोड्यूस करो, रेड कलर प्रोड्यूस करो, आपको ये तो पता होगा ना यार, वेवलेंथ जितनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, ब्लू की एनर्जी सबसे ज्यादा है ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि ब्लू कलर लाइट मिले तो ब्लू कलर के लिए बेटा जो नी वोल्टेज होगी ना वो भी ज्यादा होगी सबसे, है ना। ब्लू कलर की नी वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप चाहते हो कि रेड कलर मिले, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो एनर्जी कम है तो इसका मतलब नी वोल्टेज भी कम होगी, राइट। आगे तो फिर वही है ना, विजिबल से पहले इंफ्रारेड और उसके बाद व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट तो कॉम्बिनेशन है सभी लाइट्स का, राइट। तो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है यार, अलग अलग कलर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि डोपिंग लेवल क्या है, कितना फास्फोरस, कितना गैलियम, कितना आर्सेनिक डाल रहे हो। डिटेल वीडियोस में सब कुछ है भाई, ये ग्राफ की वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा कंटेंट कवर कर सकूं। तो एलईडी का ग्राफ होता है बच्चों ये वाला, फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, तो हम एटम पर आ चुके हैं बच्चों। एटम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। सबसे पहला ग्राफ क्या है, सबसे पहला ग्राफ है भाई हमारे पास स्कैटरिंग एंगल और नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्टेड। ये बात सबको पता है यार कि भाई जब हमने गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, गोल्ड इज नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, इट इज वेरी मेलिएबल, 1 मिलीमीटर कंटेन्स 1000 एटम थिकनेस।
तो हुआ क्या था, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल भाई साहब कुछ तो सीधा निकल गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन आपको ये पता है कि 12,000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो 180 डिग्री पर बाउंस बैक हुआ, राइट। 18,000 पार्टिकल फेंके तब कोई एक पार्टिकल बिल्कुल आपकी तरफ आया। यानी कि आप ये समझो कि 99% से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो यार 1 डिग्री भी स्कैटर नहीं हुए, सीधा सीधा निकल गए, और कुछ एक % जो अल्फा पार्टिकल है वो 90 डिग्री से ज्यादा पर स्कैटर हुए, राइट। तो इस तरह से यहां पर देखो 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 ये ग्राफ मिल जाएगा आपको एनसीईआरटी में। मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो 0 से 20 डिग्री या तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए या फिर बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन इतने मिलियंस अल्फा पार्टिकल फेंकने के बाद कुछ 101 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए और बाउंस बैक हुए, राइट, और उनका जिक्र यहाँ पर कर रखा है। क्लियर है बात ये वाली? तो इसका मतलब ये ग्राफ जाएगा ऐसे, राइट। अदरवाइज ये 1/sin4 थीटा पर डिपेंड करता है, मैं चाहूँ तो ऐसे भी बता सकता हूँ, बट हाँ थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बट हाँ पता लग गया होगा आपको इस चीज से। आगे चलते हैं। आगे इसके अंदर ना यार ये भी कंटेंट मैंने उठा रखा है, हालांकि ग्राफिकल तो नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बता रखा है। देखो जब आप टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन निकालते हो ना बच्चों, जब भी टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन निकालते हो तो फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है वो कैलकुलेट करते हो कितनी, 13.6 नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जब भी स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, बात आपको पता होगी। आपको ये बात पता होगी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है या नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो टोटल एनर्जी होता है। क्लियर है बात ये वाली, राइट। तो ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। पहले स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। फॉर्मूला भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, -13.6 Z²/n²। ये आप एक काम करो ना, देखो सिंपल सा लॉजिक है यार। हाइड्रोजन के लिए Z को 1 पुट करते जाओ, जोन से ऑर्बिट में जाना है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 पुट करूंगा तो 13.6 ही आएगा नेगेटिव का। 2 पुट करूंगा तो 13.6 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। 3 पुट करूंगा तो 13.6 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते जाएंगे यार, बहुत ही आसान है, ठीक है। टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये क्या ग्राउंड स्टेट है। हमेशा n = 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है बच्चों, ये बात मत भूलना। n = 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। क्लियर है बात? और ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होकर आता है, इलेक्ट्रॉन जब भी डीएक्साइट होकर आएगा बच्चों, तो जब भी इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा, अगर उसकी डीएक्साइटेशन फर्स्ट ऑर्बिट में हो रही है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल कर गया, थर्ड से फर्स्ट में आ गया, मतलब अगर उसका फाइनल डेस्टिनेशन पहला ऑर्बिट ही है, तो उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए वो किस सीरीज में जाएगा, लेमन सीरीज में, राइट। अगर और एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डेल्टा ई कम होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी मैंने आपको बोनस में बता दिया। अगर आप देखो ना 1 से 2 में जा रहे हो तो एनर्जी गैप इतना ज्यादा है, 2 से 3 में जा रहे हो तो इतना सा है, 3 से 4 में जा रहे हो तो और कम, ये बहुत कम होता जाएगा। एज यू इंक्रीज क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल गेट डिक्रीज, पर अपना एनर्जी लेवल कम नहीं होना चाहिए भाई। बेशक वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, बने रहो इस वीडियो पे, कमेंट्स की यार बारिश कर दो, लाइक कर दो, हजारों लाइक्स कर दो, शेयर कर दो, एक जरूरतमंद बच्चे तक पहुंचा दो, हो सकता है यार तुम उसको पास करा दो। क्लियर है? ग्राफ तो देखो आना ही आना है, 3-4 नंबर 5 नंबर का ग्राफ आना ही आना है, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। बाल्मर सीरीज में एक खास बात यह है भाई, बाल्मर सीरीज में जब भी एक्साइटेशन होगी ना, तो भाई साहब जो वेवलेंथ होगी वो किस में आएगी, वो विजिबल रीजन में आएगी। इट इज द ओनली सीरीज इन विच यू कैन गेट 490 नैनोमीटर टू 720 नैनोमीटर वेवलेंथ डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, इस पे क्वेश्चन बनते होते हैं यार। और एक और चीज बोनस में बता देता हूँ, इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ रहा है ना, तो डेल्टा ई ज्यादा है। आपको पता है एनर्जी डिफरेंस को हम लिख सकते हैं hc/λ, तो लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो भाई ये वाली जो है ना, ये वाली हमेशा क्या होगी, ज्यादा एनर्जी डिफरेंस वाली रेडिएशन, तो यहाँ पर मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो जहां पर भी इनिशियल डेस्टिनेशन आपकी इनफाइनाइट थी और इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ गया तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनफाइनाइट से सेकंड में आ गया तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। क्लियर है बात? तो ये चीज भी आप हम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। ओ भाई साहब, ड्यूल नेचर वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, ग्राफ की भरमार है, इस पे अगर करवाया जाए तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। अभी देखो जैसे ड्यूल नेचर के ग्राफ देखता हूँ ना यार, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, पता नहीं तुमको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, शायद अच्छा लगने लग जाए इस वीडियो के बाद, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है यार। देखो
सबसे पहली बात क्या है, सबसे बेसिक ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप पढ़ते हो या जब सेटअप लगाते हो, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन्स बढ़ते हैं भैया। नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर गया, है ना। अब एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा, जब 100 फोटोन थे तो 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, 1000 होंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा बाहर निकलेंगे, यू नो दैट कि करंट क्या होता है बेसिकली, क्यू ई बाय में टी। तो सॉरी, करंट क्या होता है, एन ई बाय में टी। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट भी तो ज्यादा होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है यार, इंटेंसिटी बढ़ाओगे लाइट की तो ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और इंक्रीज करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, ज्यादा मिलेगा आपको। क्लियर है बातें वाली। हाँ, एक स्टेज के बाद जाकर ना ये ग्राफ भाई सैचुरेटेड भी हो जाएगा, लेकिन उस स्टेज की बात यहाँ नहीं कर रखी है, क्योंकि इंटेंसिटी डिफाइन सैचुरेशन करंट आल्सो। क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर तो निकल गए, लेकिन जब तक तुम एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इकट्ठा हो जाता है, जो फर्दर और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बैक रिपल्शन देना स्टार्ट कर देगा और करंट सैचुरेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ नहीं बनाना फिलहाल, शायद वो अगले ग्राफ में आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखो, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई। दो ग्राफ है यहाँ पर, दोनों ग्राफ को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे जो है आपको लिंक मिल ही जाएगा मेरे चैनल का, तो वहां पर वन शॉट में मैंने ये पूरा ड्यूल नेचर समझा रखा भाई, डिटेल में बिल्कुल, वो भी क्लियर है। देखो अब सुनो ध्यान से, यहां पर ना ग्राफ बना रखा है, वाई एक्सिस में तो है भाई, वाई एक्सिस में तो है भाई करंट, कौन सा करंट है ये, फोटो करंट, क्लियर है। और एक्स एक्सिस में है वोल्टेज, राइट। यहां पर जो है ना, ये कौन सी वोल्टेज दे रखी है, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। कलेक्टर प्लेट कौन सी, जो मीटर के सामने जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हो आप, कलेक्टर प्लेट वोल्टेज। सॉरी फॉर वेरी बैड हैंड राइटिंग, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्लियर है। अब ये जो ग्राफ है ना भाई, इस ग्राफ में मैं आपको बताता हूं कि क्या चीज है। यहां पर इंटेंसिटी तो वेरिएबल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ कभी 0 से शुरू नहीं होगा, है ना, मतलब 0 वोल्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो पहले भी निकल रहे थे। इंटेंसिटी क्या है भाई, वेरिएबल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं 50 फोटॉन्स पर सेकंड गिरा रहा हूँ, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज कब करेगा, जब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, कलेक्टर प्लेट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव कर दूंगा, एमिटर प्लेट को क्या कर दूंगा, नेगेटिव कर दूंगा। तो क्या होगा, इस तरह से करंट इंक्रीज करेगा, और एक स्टेज के बाद क्या हो जाएगा भाई, सैचुरेटेड हो जाएगा। उसके बाद ये है I1 इंटेंसिटी के लिए, राइट। अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, फिर से सैचुरेशन मिल जाएगी, क्योंकि यार आपने इनर रीजन्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए प्लेट के। अब डीपर रीजन से इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी नहीं थी फोटॉन्स के पास, इनर रीजन्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल चुका है, तो उसके बाद करंट बढ़ा नहीं पाएगा वो, क्लियर है। तो इस तरह से ही इंटेंसिटी को और बढ़ाओगे तो थोड़ी सी और सैचुरेशन मिल जाएगी। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब कभी भी बच्चों एनर्जी बढ़ाना नहीं होता, क्योंकि अगर आप फोटॉन्स का नंबर बढ़ा रहे हो, एक फोटोन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, चाहे उसको आप 10 फोटॉन्स में कन्वर्ट कर दो, लेकिन एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन से ही इंटरेक्ट होगा, है ना। तो इसलिए एनर्जी नहीं बढ़ी इलेक्ट्रॉन्स की, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा। इसलिए जब आप कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट करोगे, तो चाहे वो ये वाली इंटेंसिटी हो, चाहे वो ये वाली इंटेंसिटी हो, चाहे वो ये वाली इंटेंसिटी हो, मतलब इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही फिक्स नेगेटिव वोल्टेज देकर रोके जा सकते हैं। सामने कलेक्टर प्लेट को आपने -3 वोल्ट कर दिया, और -3 वोल्ट पर सारी की सारी इंटेंसिटी जो आपने वेरिएबल करी थी, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या उसी पर रोक दी, क्योंकि एनर्जी नहीं बढ़ी थी इलेक्ट्रॉन की, सिर्फ और सिर्फ नंबर बढ़ा था। क्लियर है बात अपने को। तो यहाँ पर ये अपने को ग्राफ यही बता रहा है, इंटेंसिटी बेशक आप वेरिएबल कर दो, उससे सैचुरेशन करंट चेंज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा भैया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। अगले ग्राफ में देखो जरा, जो अगला ग्राफ है बच्चों, यहाँ पर इस ग्राफ में भी वाई एक्सिस पर फोटो करंट को ले रखा है, और इस फोटो करंट को हमने यहां पर दिखाया ऐसे, ठीक है। इसमें मैं एडिटिंग कर रहा हूं। अब यहां पर ना देखो, यहां पर वही आपको पहले की तरह नॉन जीरो करंट मिलेगा, ठीक है। इंटेंसिटी आप चेंज नहीं कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, फोटोन को एनर्जेटिक बना रहे हो। एनर्जेटिक फोटोन क्या करेगा, जब अगली बार गिरेगा, जैसे कि पहले फ्रीक्वेंसी थी आपकी मान लो μ1, अब आपने थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दी, तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, वो कम टाइम पीरियड में पहुंचने की कोशिश करेगा सामने, जिसकी वजह से जो करंट है लिटिल बिट ज्यादा मिलेगा। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी।
तो क्या होगा लिटिल बिट और। तो इसलिए सैचुरेशन करंट तो सेम रहेगा, लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको हल्का सा वेरिएशन देखने को मिल सकता है 0 वोल्ट पर, राइट। लेकिन अब आपने क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई थी, फोटोन ज्यादा एनर्जेटिक होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करके बाहर निकालेगा, राइट। तो कम फ्रीक्वेंसी वाला जल्दी रुक जाएगा, यानी कि कम नेगेटिव पर रुक जाएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला थोड़ा सा और ज्यादा नेगेटिव कलेक्टर प्लेट को करना पड़ेगा तब रुकेगा। और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, उसको थोड़ा सा और नेगेटिव करके रोकना पड़ेगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा भाई तीसरा ग्राफ। क्लियर है अपने को। सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा क्योंकि इंटेंसिटी ही डिफाइन करती है सैचुरेशन करंट। उसके बाद यहां पर ना एक और ग्राफ एनसीईआरटी में मेंशन है यार, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का। मैंने आपको बताया अभी यार, फ्रीक्वेंसी जब आप बढ़ाते हो, फ्रीक्वेंसी आप जब बढ़ा रहे हो, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो इंक्रीज कर रहा है। अच्छा यार एक बात बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं इसमें। अब इसको 1 मिनट के लिए इसको हम साइड में रखते हैं यार, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं ऐसे नहीं बढ़ाया करता, मैं आपको यार तरीका बताऊंगा जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, कंसेप्ट दूंगा ऐसा भाई, पूरे यूट्यूब में तुम वन शॉट ढूंढते रह जाओगे, लेकिन ऐसा वन शॉट नहीं मिलेगा यार ग्राफ का। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, राइट। देखो एक इक्वेशन है भाई, एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू mx माइनस सी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर x को मैं 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव x 0 पर, राइट। तो ग्राफ शुरू होगा यहां से। क्लियर है बात अपने को। तो जब भी आप y एक्सिस और x एक्सिस में ग्राफ बनाओगे, इक्वेशन ये वाली सेटिस्फाई हो जाए, तो ग्राफ हमेशा ये मिलेगा, जिसमें इस बात का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट और स्लोप तो कांस्टेंट है ही। स्लोप का मतलब है m यहाँ पर, राइट। ये हो गया थीटा एंगल, थीटा इज ऑलवेज फिक्स, tan थीटा इज फिक्स। क्लियर है बात अपने को। अब ना मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ यार, आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन तो पता ही है। क्या है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कि भाई h म्यू किसके बराबर होगा, जो एनर्जी आप दे रहे हो वो किसके बराबर होगी, h म्यू नॉट प्लस हाफ m v स्क्वायर। क्यों ना यार मैं इस बात को ऐसा लिख दूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट। भाई काइनेटिक एनर्जी को y m x माइनस ही मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, मेरा दिल कर रहा है इसको लिखने का ऐसा, क्योंकि x एक्सिस पर मैं लूंगा फ्रीक्वेंसी को, y एक्सिस पर लूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी को, और आंखें बंद करके मैं ग्राफ को ऐसा बना दूंगा जहां पर ये है काइनेटिक एनर्जी और ये क्या है भाई, ये है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात अपने को। और यहाँ पर जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी 0 डिफाइन हो रही है। 0 काइनेटिक एनर्जी कब होती है भाई, जब फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो यानी कि जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या समझे भाई, इसको बोलूंगा मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो स्लोप है यहाँ पर, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होगा। यहाँ पर जो इंटरसेप्ट है भाई, इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, डायरेक्ट वर्क फंक्शन के बराबर होगा, राइट। तो वर्क फंक्शन इज व्हाट, दिस इंटरसेप्ट, एंड स्लोप क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। और वो फ्रीक्वेंसी जिस पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, दैट इज बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ ऐसा बनाया जा सकता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे रेडिएशन की तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात अपने को। चलो आगे चले, इससे कोशिश करेंगे कि आपको टेलीग्राम में ये वाले नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। अपने चैनल का भी मैं टेलीग्राम जो लिंक है वो नीचे डलवा दूंगा सर से कहकर। देखो अब सुनो, ऐसे ही मैं काइनेटिक एनर्जी को ये भी तो लिख सकता था, hc बाय लेमडा माइनस hc बाय लेमडा नोट। यहां पर फिर से कर दो y इज इक्वल टू mx माइनस c। और यार ग्राफ तुमको पता है किसके बीच में बनाना है, यहाँ पर रख दो 1 बाय लेमडा, ग्राफ बनेगा ऐसा, सबको पता है वाली बात। और ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब इस बार जो स्लोप है ना, इस बार जो स्लोप है वो hc के बराबर आएगा। कोई मुझसे बोले कि जो स्लोप है सर, स्लोप किसके बराबर है, मैं बोल रहा हूँ स्लोप तो hc के बराबर है, m इज इक्वल टू hc। और इसका ये भी मतलब होगा कि जो स्लोप है वो पहले h था, अब hc है। अगर मैं पेपर में क्वेश्चन ऐसा दे देता हूं कि भाई स्लोप इज कमिंग hc, इसका मतलब y एक्सिस पर क्या और x एक्सिस पर क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि y एक्सिस पर काइनेटिक एनर्जी है और x एक्सिस पर आपने 1 बाय वेवलेंथ ले रखी है। और जो ये वाला पर्टिकुलर चीज होगा, इसको मैं बोलूंगा 1 में लैम्डा नोट, यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इस बार जो इंटरसेप्ट आएगा बच्चों, इंटरसेप्ट किसके बराबर आएगा, इस बार अगेन वर्क फंक्शन के बराबर ही आएगा, फाइन नोट के बराबर ही आएगा। क्लियर है बात अपने को ये वाली। चलो आगे चलते फिर। इसके बाद भाई मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट
है ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोल लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल लो इसको। डिटेल वीडियो यार वन शॉट में मिलेगी यार, मैं अभी क्यों बताऊं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है क्या नहीं, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट, इट कैन बी आल्सो रिटन h म्यू माइनस h म्यू नॉट, तो V नॉट इक्वल्स टू h बाय E म्यू माइनस h म्यू नॉट ओवर E। अगेन भाई अगर मैं इसको कर देता हूँ y इज इक्वल टू mx माइनस c, y इज इक्वल टू mx माइनस c, तो ग्राफ देखो कुछ ऐसा मिलेगा इसमें। अगेन ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। इस बार यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है, पोटेंशियल, x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी। और ये चीज देखो कि इस बार जो स्लोप है ना, इस बार जो स्लोप है, इस बार स्लोप किसके बराबर है, इस बार स्लोप है h बाई e के बराबर। देखो स्लोप में एक चीज तो फिक्स है, h तो रहेगा ही रहेगा, h के साथ कभी c आ रहा है, कभी e आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, राइट। और जो यहाँ पर इंटरसेप्ट होगा, इस बार इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन बाय में e के बराबर। तो ये ग्राफ भी बनाया जा सकता है, कहते हैं तो एक और ग्राफ करा देता हूँ। देखो अगर यही ग्राफ मुझे ऐसे बनाना हो भाई, देखो इस ग्राफ को मतलब यही इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं कि जो EV नोट है, EV नोट किसके बराबर है, EV नोट बराबर है HC बाय लेमडा माइनस HC बाय लेमडा नोट के बराबर। तो V नोट क्या हो जाएगा, V नोट हो जाएगा HC बाय लेमडा E इक्वल्स टू HC बाय लेमडा नोट E माइनस आएगा यहाँ पर, राइट। अगर मुझे इसको प्लॉट करना हो, अगेन y इज इक्वल टू mx माइनस c, ग्राफ बना देते हैं भाई। ग्राफ क्या हो जाएगा, लो ये रहा ग्राफ, अगेन वही ग्राफ है यार, यहाँ पर 1 बाई लैम्डा। इस बार जो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा, इस बार HC बाई E के बराबर होगा भाई। और जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर जो है सॉरी ये y एक्सिस, यहाँ y एक्सिस में क्या लिखूंगा मैं, अगेन पोटेंशियल, इंटरसेप्ट क्या बताएगा, फाई नॉट बाई में E। भाई साहब इससे बाहर क्या आएगा मुझे बताओ, क्या पूछ लेंगे इससे बाहर आपसे ड्यूल नेचर में। ग्राफ यार बना सकते हो आप, कोई बहुत मुश्किल नहीं है यार, फोड़ देंगे फिजिक्स का पेपर, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो जी, अब एक ग्राफ हम उठा रहे हैं न्यूक्लियाई में से। ये ग्राफ भी भाई इंपॉर्टेंट है, देख लो इस ग्राफ को, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस ग्राफ पर, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैं आपको बता रहा हूँ डिटेलिंग में अगर हम जाए तो ये चीजें बहुत मैटर करती है कि पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रखी है। जैसे कि हमको पता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियम जो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसमें जो सबसे स्टेबल एलिमेंट है वो आयरन है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो ये बाइंडिंग एनर्जी मतलब सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स है, जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। जब भी हम सेपरेशन को 0.8 फर्मी से कम करते हैं तो फोर्स जो है भाई हाईली रिपल्सिव हो जाएगा, हाईली रिपल्सिव हो जाएगा, राइट। और जब फोर्स हाईली रिपल्सिव होगा वो कब होगा, देखो R नोट यहाँ पर क्या है, R नोट जो है यहाँ पर वो 0.85 फेम्टोमीटर या फिर 8 पॉइंट फर्मी है, राइट। इससे पहले जो है देखो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला रीजन है, ये बता रहा है कि हाईली रिपल्शन है, राइट। और उसके बाद अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो जा रही है भाई वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगा और स्टेबिलिटी भी आ रही है। यहाँ पर ये स्टेबल चीज बता रही है कि यहाँ पर वो स्टेबल है, एलिमेंट स्टेबल हो गया, न्यूक्लियस जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं बनने की कोशिश कर रहा। क्लियर बात अपने को, आगे चले। इसके बाद ऑप्टिक्स में एक ग्राफ दे रखा है भाई, और ऑप्टिक्स में 2-3 ग्राफ मैंने खुद भी ऐड कर रखे हैं। ये आप सबको पता है कि ऑप्टिक्स में जो प्रिज्म वाला कंसेप्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन जब हम एंगल निकालते हैं भाई, देखो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पर। जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूं तो जो मिनिमम डेविएशन का मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन पहले तो डिक्रीज करता है और किसी एक यूनिक वैल्यू पर, और यूनिक वैल्यू क्या होगी जब एंगल आई किसके बराबर हो जाए, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाए, और R1 किसके बराबर हो जाए, R2 के बराबर हो जाए, या फिर R किसके बराबर हो जाए, प्रिज्म के एंगल के आधे के बराबर हो जाए, राइट। ये कुछ सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो हमको लाइट सबसे कम डेविएटेड मिलती है प्रिज्म के अंदर से, क्लियर है। और वो जो है वो ये है, देखो मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है मुझे 40 डिग्री मिल रहा है, और इससे पहले भी एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज कर रहा है और इसके बाद भी एंगल ऑफ डेविएशन क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं। क्या बात समझे तुम लोग। और आप चीज एक नोट और करो कि यार देखो 50 डिग्री जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना वो किन्हीं 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिल सकता है। जैसे कि 50 डिग्री आपको
40 डिग्री के आसपास भी मिल रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री है तब भी आपको 50 डिग्री का डेविएशन मिल रहा है। और अगर मान लो मैं 70 या 75 डिग्री कर दूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब भी आपको क्या मिल रहा है, 50 डिग्री डेविएशन मिल रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन एक यूनिक वैल्यू है भाई, और यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगी। उसके लिए कंडीशन क्या आनी चाहिए, I इक्वल्स टू E, R1 इक्वल्स टू R2। थोड़ा सा आगे चले, और ये दो एडिशनल ग्राफ मैंने बना रखे हैं यार, तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, रिस्क कवर करने के लिए मैंने बना रखे, तुम्हारा मन करे तो कर लेना, अदरवाइज तुम इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर मैंने ना रियल इमेज, अच्छा ये जो भी मैं बना रहा हूँ कन्वेक्स लेंस के लिए बना रहा हूँ। यहां पर वाई एक्सिस पर मैंने ले रखी है रियल इमेज का डिस्टेंस, रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, नीचे वर्चुअल इमेज, और यहां पर क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आपको पता है कि लेंसेज में आप हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर रखते हो, लेफ्ट साइड का मतलब साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो आप ये बात तो मानते हो, आप ये बात तो मानते हो, देखो उप्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हाँ आप ये बात तो मानते हो यहाँ पर कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं -f पर, तो इमेज कहां बनती है, रियल इमेज कहां पर बनती है, इनफाइनाइट पर। फोकस पर रखोगे तो इमेज कहां बनती है, इनफाइनाइट पर। लेकिन 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 अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट को रख देता हूं इनफाइनाइट पर, देखो ये डॉटेड लाइन क्या बता रही है कि रियल ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, इमेज फोकस पे बन जाएगी। क्या बात तुम समझ पाए। अगर मैं रियल ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर लेकर जा रहा हूं तो जो इमेज बन रही है, इमेज कहां पर बन रही है, देखो इमेज बन रही है f पर। क्या समझे इस बात को तुम। इसी तरह से ही अगर मैं आपको वर्चुअल वाला केस समझाऊं, देखो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को f से कम किया, f से कम कर दिया, मतलब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रख दिया 14 सेंटीमीटर पर, तो इमेज रियल तो बनेगी नहीं, वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज का मतलब नीचे की तरफ, और f के जस्ट अंदर भी इमेज कहां पर बन रही है, देखो कहां पर बन रही है, इनफाइनाइट पर। ये इनफाइनाइट पे जा रही है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यार ये कन्वेक्स लेंस है, राइट, ये फोकस है। अगर मैं फोकस को बोल रहा हूं 15 सेंटीमीटर, अगर मैं 14.9999999 सेंटीमीटर पर इमेज रख दूं तो वो जस्ट वर्चुअल इमेज बन गई और इनफाइनाइट पे बन गई, तो वो ये रही बात, इनफाइनाइट पे बन गई। अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर देता हूं 15.00000001, तो क्या हुआ, तो इमेज कहां चली गई, रियल साइड में, और कहां पर चली गई, इनफाइनाइट में। तो ये ग्राफ है रिस्क कवर करने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही यार देखो ये वाला ग्राफ भी दिमाग में डाल लो। अगर मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए कि 1/v और 1/u में ग्राफ प्लॉट करना है, तो 1/v और 1/u में जब भी ग्राफ प्लॉट करोगे आप, यहाँ पर हमने ले रखा है 1/u, यहाँ पर ले रखा है 1/v, क्लियर बात अपने को। तो जब भी ग्राफ प्लॉट करेंगे ना हम, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे यार कि तो इसी के साथ अगर बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे 1/v और 1/u के बीच में, पिछला ग्राफ था u और v के बीच में, इस बार ग्राफ है 1/v और 1/u के बीच में। याद करो कि लेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, लेंस फॉर्मूला है हमारे पास, लेंस फॉर्मूला है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अगर y माइनस एक्स इक्वल्स टू f लिख दूं तो चलेगा। अब यहाँ पर देखो अगर y को 0 पुट कर रहा हूँ, अगर y को 0 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/f, राइट। और अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1/f। इनडायरेक्टली अगर आप इस ग्राफ को बनाओगे ना ऐसे, तो y0 पर x की वैल्यू कितनी है भाई, x की वैल्यू कितनी है, -1/f, और x को 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ रही, 1/f। और ये ग्राफ के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बता रहे हैं अपने को, तो ग्राफ को ऐसे कनेक्ट कर दो, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ मिल जाएगा। और लेंस कौन सा यूज करा हमने, कन्वेक्स, क्योंकि f क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। ऐसे बच्चों अगर पेपर में ग्राफ आ जाए 1/v, देखो आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन हाँ ये चीज मेरा कराना फर्ज है क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, ठीक है। एग्जाम्पलर में भी हो सकता है और शायद एनसीईआरटी में भी हो सकता है, आप चेक कर लेना, ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में आ सकता है अपने पास। अगर कनकेव लेंस की मैं बात करूं बच्चों, तो अगेन 1/v को मैंने ले रखा है y एक्सिस पर, 1/u को ले रखा है हमने x एक्सिस पर। और अगर यहाँ पर मैं फोकल लेंथ लूंगा तो फोकल लेंथ फॉर कनकेव इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन नेगेटिव फोकल लेंथ। क्लियर है बात अपने को। y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1/f, राइट। और ऐसे अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1/f, राइट। तो यानी कि ये जो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की वजह से ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी बच्चों। तो आगे चलते हैं भाई। अब मेरे ख्याल से रे ऑप्टिक्स के बाद वे ऑप्टिक्स की, यस, ये जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है भाई, ये है YDSC का ग्राफ, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आपको शायद पता होगा कि
जो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जब दो कोहेरेंट सोर्सेज हम यूज करते हैं, तो आई मैक्स हमेशा 4i0 के बराबर होगी, है ना। आई मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, राइट। और आई मिनिमा क्या होगा, 0 होगा। ये डिटेल वीडियोस आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पे भी मिल सकती है और मेरे चैनल पे जाओगे तो वहां भी मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी भाई जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस मिलेगी, ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट एंड डार्क आर परफेक्टली डार्क, राइट। तो यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हो ऐसे कर्व, ये देखो ये 4i तक जा रही है, 4i0 तक जा रही है, राइट। तो इंटेंसिटी विल रिमेन सेम, दैट इज 4i0, पीक सबका मैच होना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी, अगर मैं ये ग्राफ बनाता हूं 5 वर्सेस i में, मतलब फेज डिफरेंस कितना हो, 0 फेज डिफरेंस पर मैक्सिमम, राइट। इसी तरह से 2π पर क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। इसी तरह से भाई 4π पर भी क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम। और अगर पाई होगा फेज डिफरेंस 180 डिग्री का एंगल होगा तो क्या होगा, मिनिमा। 3π होगा तो भी क्या होगा बच्चों, मिनिमा, राइट। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक इंटर रिलेशनशिप भी है, आपको पता होगा। डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं 2π/λ टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स। क्या तुम समझे इस बात को? तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ बना कर दो, तो वो भी कोई मुश्किल नहीं यार। पाथ डिफरेंस 0 तो मैक्सिमम सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं इसको। जैसे ही पाथ डिफरेंस λ/2 होगा, पाई पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, λ/2 मिनिमा। 3λ/2 अगेन मिनिमा। 5λ/2 अगेन मिनिमा, राइट। लैम्डा तो मैक्सिमा, 2λ तो मैक्सिमा। सेम बात यहाँ पर है, -λ मैक्सिमा, -2λ मैक्सिमा, राइट। तो इस तरह से भी आ सकता है ये। क्लियर है बात अपने को? फेज डिफरेंस में पूछ ले तो फेज डिफरेंस के लिए ये चलेगा 0, 2π, 4π, राइट। अगर पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी में आपसे रिलेशन पूछ ले बच्चों तो ये चलेगा। क्लियर है? इसके बाद आता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो थोड़ा सा अलग है। डाइफ्रैक्शन बोलते हैं उसको बच्चों। तो डाइफ्रैक्शन में देखो, डाइफ्रैक्शन में अपने को कुछ ऐसा लगेगा कि कोई क्राउन बना हुआ है ना, किसी क्वीन का कोई क्राउन है, देखो क्राउन बना हुआ है ना। इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, देखो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी डाइफ्रैक्शन में, क्योंकि तुम स्लिट्स को डिवाइड कर देते हो ना। कंसीडर वन स्लिट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कंसीडर वन स्लिट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कंसीडर वन स्लिट डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तुम ऐसा करते हो, इसलिए इंटेंसिटी भी क्या हो रही है यहाँ पर, डिक्रीज हो रही है। डिटेल वीडियोस में आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये मेरा काम है ग्राफ समझाना इस वीडियो में, तो ग्राफ की बात करेंगे। यहाँ पर 0 पाथ डिफरेंस पर मैक्सिमा, राइट। अच्छा ये ग्राफ सॉरी पाथ डिफरेंस का नहीं है, ये इंटेंसिटी और एंगुलर पोजीशन का है, राइट। अगर थीटा की वैल्यू λ/d होगी, अगर मान लो थीटा की वैल्यू λ/d होगी तो मुझे फर्स्ट मिनिमा मिल जाएगा, राइट। सेकंड मिनिमा के लिए इसी थीटा को कितना होना पड़ेगा, 2λ/d। थर्ड मिनिमा के लिए इसी थीटा को कितना होना पड़ेगा, 3λ/d। फोर्थ मिनिमा के लिए इसी लैम्डा को क्या होना पड़ेगा, 5λ/d। और d का मतलब क्या, स्लिट विड्थ, कितनी स्लिट की विड्थ है, राइट। इसी तरह से ही अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे तो मैक्सिमा चाहिए, मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ λ/d है तो λ/2d, 0 पर है फिर λ/2d, फिर क्या हो जाएगा 3/2 λ/d, राइट। फिर क्या 5/2 λ/d, राइट। तो इस तरह से हम डाइफ्रैक्शन के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं। क्या अपने कोई बात क्लियर है? यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी 100% है, यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, 100/3%, यहाँ पर कितनी है 100/5%, यहाँ पर कितनी है 100/7%। ये चीज भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? इसी के साथ मुझे लगता है कि हमने मोस्टली जितने भी ग्राफ आ सकते थे भाई CBSE एग्जाम में सारे कवर कर लिए, राइट। आई होप आपने अच्छे से सभी ग्राफिकल नोट्स बनाए होंगे यार। नोट्स अच्छे से बना लो। इसी तरह से ही मैं अब इस चैनल पर PYQs की भी एक वीडियो डालने वाला हूं, मे भी कल तक हम उसको अपलोड कर दे। हम कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के लिए ताकि कोई भी बच्चे का नंबर कहीं भी कट ना हो, राइट। आई होप आपको इस वीडियो में मजा आया होगा यार। इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक बटन करके इसको लाइक बटन तोड़ दो वीडियो का, राइट। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। अगर बेल आइकन को दबा दोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से ही आ जाएगी। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड लक।